everyone. So this is the second lecture of cell, the structure unit of life. ठीक है ना. हम स्टार्ट करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ छोड़ा था? वी लेफ्ट एट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अब यहाँ से हम पिकअप करेंगे बाय सेल मेम्ब्रेन. मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो उसको सेल के इनर एनवायरनमेंट को और आउटर एनवायरनमेंट को, मतलब अंदर का जो पार्ट है सेल का और जो एक्सटीरियर है, सराउंडिंग है, उन दोनों को सेपरेट करने वाली जो लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. वहीं प्लांट्स में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं. तो हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे आज किससे? सेल मेम्ब्रेन से. किससे स्टार्ट करेंगे हम आज? सेल मेम्ब्रेन से. सेल मेम्ब्रेन को दोस्तों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का. इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाऊँगा 5 मिनट बाद. पहले हम इसको हल्का सा एक ब्रीफ लेते हैं, थ्योरी देखते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहली बात, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था, जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर आया, वो आया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, उन्होंने बहुत अलग डिफरेंट मॉडल्स दिए थे. लाइक डेविसन ने सैंडविच मॉडल दिया. ठीक है ना. एक सैंडविच मॉडल आया था. सैंडविच मॉडल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. मैं आपको उसके बारे में एक रिव्यू देता हूँ. सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल में क्या होता है? इट इज लाइक अ सैंडविच. उसने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन वो 4 लेयर में है. कैसे? P, L, L और P, मतलब प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन. तो लिपिड बाय लेयर को प्रोटीन जो है वो ऊपर से क्या कर रहा है? और सैंडविच कर रहा है. तो इसको हमने बोला सैंडविच लेयर. क्या बोला इसको हमने? सैंडविच मॉडल. किसने दिया ये? डेविसन एंड डेविसन ने. किसने दिया था ये? डेविसन एंड डेविसन ने. एक गॉटर और ग्रेंडल थे जिन्होंने पहली बार बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? बाय लेयर है. कैसी है? बाय लेयर है. आ रही बात समझ में? ये मॉडल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, पर हाँ दे आर अ गुड एग्जाम्पल जो हमें स्टार्टिंग में ध्यान रखना चाहिए. जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर आया था सैंडविच मॉडल के बाद में, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो आया था, वो कब आया? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कब आया वो? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो देखिए, जो डिटेल स्ट्रक्चर था वो कब आया? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि 1950s में हुआ. क्लियर है? उसके बाद में इसमें हमें क्या पता चला? सेल मेम्ब्रेन क्या है? बाय लेयर है. कैसी है? बाय लेयर है. सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाय लेयर. ये बाय लेयर हम पहले ही बता चुके थे. देखो, इसे हम बात करें, गॉटर और ग्रेंडल जो थे, गॉटर एंड ग्रेंडल, इनने पहले ही बता दिया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? बाय लेयर है. क्या है वो? बाय लेयर है. इन्होंने क्या किया था? आरबीसी लिया था, उसको इन्होंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, जिससे आरबीसी क्या हो गया? बर्स्ट हो गया. क्या हो गया? बर्स्ट हो गया. इसको हम बोलते हैं क्रीमेशन ऑफ आरबीसी. ठीक है ना. और फिर उन्होंने उसकी पूरी लेंथ देखी कितनी आ रही है, तो देखा कि जो सरफेस एरिया है उसकी लेंथ डबल आ रही है. इसका मतलब लिपिड लेयर कैसी है? बाय लेयर्ड है. कैसी है? बाय लेयर्ड है. तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनती है और ये किस में होती है? बाय लेयर में अरेंज. किस में अरेंज है? ये बाय लेयर में अरेंज है. अब जो लिपिड्स हैं, असल में जो लिपिड्स यहाँ मिलते हैं वो क्या होते हैं? जो आपको इस मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स मिलेंगे, वो लिपिड्स कौन कौन से हैं? दे आर फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल. फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये 3 तरह के लिपिड्स आपको मिलते हैं. कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर. फॉस्फोलिपिड में यहाँ पे 2 तरह के होते हैं. एक होता है लेसिथिन और एक होता है सिफेलिन. लेसिथिन और सिफेलिन. लेसिथिन क्या बनता है? लेसिथिन मैं आपको बताऊंगा. ये सब ये फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बात करेंगे. चैप्टर आपका जो आएगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर. वी विल डिस्कस इन डिटेल इन बायोमोलिक्यूल्स. इसको हम बायोमोलिक्यूल्स में काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे इसको. पर अभी आप इतना याद रखिए कि ये लिपिड में आपको लिपिड्स में जो आपको मिलता है, मतलब फॉस्फोलिपिड जो है वो कौन सा? एक लेसिथिन और सिफेलिन है. इन शॉर्ट बात में बोले तो लेसिथिन बनता किससे है? लेसिथिन इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड प्लस कॉलिन. ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड प्लस कॉलिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड. ये 3 नहीं है, ये 2 फैटी एसिड्स है.
ठीक है ना, रिमेंबर दिस, इट इज 2 फैटी एसिड, ओके, ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, कोलिन एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। इसका एक और नाम होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इसका बिल्कुल डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगा, पर अभी मैं आपको एक समझने के लिए, मेम्ब्रेन के अंदर समझ पाए, हम उसको इमेजिन कर पाए, इसके लिए आपको इसका एक रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखो ये कुछ इस प्रकार बनता है, हम बोलते हैं ग्लिसरॉल हेड होता है, उस ग्लिसरॉल के ऊपर ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये मेरा कोलिन है, और ये जो मेरी ये क्या है, ये मेरी फैटी एसिड टेल्स है। तो एक्चुअली हम इसको नेमिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल, और इट इज द हेड, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, और ये क्या है, कोलिन, ये क्या है, कोलिन, और ये क्या है हमारे फैटी एसिड्स, क्या है ये हमारे फैटी एसिड्स। देख रहे हैं आपने दो बनाए, मैंने यहाँ पे दो, ये दो मछली बनाई, कि कितने होते हैं यहाँ पे फैटी एसिड, दो होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, टेल, क्या बोलते हैं इसको हम, टेल। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, किंक, इसको हम बोलते हैं किंक, क्या बोलते हैं इसको हम, किंक बोलते हैं। आ रही बात समझ में आपको मेरी। तो जो यहाँ पे लिपिड मिल रहा है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया किसका, लेसिथिन का बताया है, वो किसका बनता है, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स प्लस कोलिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड का। आ रही बात समझ में ये। अब इसमें जो ग्लिसरॉल है वो हेड एंड पे होता है और फैटी एसिड कहाँ होते हैं, टेल एंड पे होते हैं। अब जो ग्लिसरॉल होता है, जो ये ग्लिसरॉल है यहाँ पे, ये ग्लिसरॉल होता है हाइड्रोफिलिक, क्या होता है ये, हाइड्रोफिलिक, समझना, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो का मतलब है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो इट इज वाटर लविंग, ये वाटर से अटैच होता है, इट इज हाइड्रोफिलिक। और मतलब ग्लिसरॉल जो है वो कहाँ मिलता है हमको, हेड में मिल रहा है। तो जो हेड है, जो हमारे फॉस्फोलिपिड का हेड है, वो कैसा हुआ, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक। आ रही बात समझ में। वहीं फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स क्या है, दिस आर फैट, क्या है असल में, फैट है, लिपिड है, और लिपिड क्या होता है, पानी से दूर भागता है, तो एक्चुअली इट इज हाइड्रोफोबिक। क्या होता है ये, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर फियरिंग है। क्या है ये, वाटर फियरिंग है। तो हमारा टेल क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर फियरिंग। हेड क्या हो गया, ग्लिसरॉल, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो हमने क्या सीखा, सेल मेम्ब्रेन में किसकी बनी है, लिपिड्स की बनी है। उस लिपिड में कौन से, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है और स्फिंगोलिपिड्स है। जो फॉस्फोलिपिड यहाँ प्रेजेंट है उसका एग्जाम्पल क्या है, लेसिथिन और सिफेलिन है। लेसिथिन किसका बनता है, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन का बनता है। अब ग्लिसरॉल कहाँ मिलता है, हेड में, फैटी एसिड का मिलता है टेल में। ग्लिसरॉल इज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, फैटी एसिड क्या है, हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग है, वाटर रिपेलिंग। आ रही बात नहीं समझ में ये। तो लेट्स कम बैक टू द चैप्टर। तो ये लिपिड्स किस में अरेंज है, लिपिड्स आर अरेंज विद मेम्ब्रेन, विद इन द मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज है, ये क्लियर है। इसमें जो आपने बताया भी मैंने, हेड क्या है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। तो जो पोलर हेड है वो कहाँ होता है, आउटर साइड्स पे। क्यों आउटर साइड्स पे क्यों होता है, मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पानी है और बाहर जो सराउंडिंग है उसमें पानी है। तो वी नीड वहाँ पे हाइड्रोफिलिक, जो वाटर रिपेलिंग ना हो, जो वाटर लविंग हो। आ रही बात समझ में ही है। तो वही जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड है, नॉन पोलर टेल है, वो कहाँ होती है, अंदर इनर साइड में, क्योंकि वो किसी चीज को रिपेल ना करे, इसलिए वो कहाँ है, इनर साइड में। तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बनता कैसे, देखना यहाँ पे मेरे साथ में, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। देखना, जैसे ये मेरी टेल, ये मेरा क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, देखो ये हेड है, इधर क्या है, सराउंडिंग है, ये भी हेड है, इधर क्या है, साइटोप्लाज्म है। और देखिए टेल, ये क्या है, टेल्स हैं, और ये कहाँ है, इनर साइड में।
तो इस तरह से ये बायलेयर अरेंज होती है, ये सेल मेम्ब्रेन की बायलेयर इस प्रकार अरेंज होती है। आ रही बात समझ में ये? सो आगे आते हैं हम, देखिए ना, तो जो पोलर हेड है वो पानी से इंटरेक्ट करता है तो वो हाइड्रोफिलिक हुआ, तो जो नॉन पोलर टेल है वो हाइड्रोकार्बन की बनती है तो वो हाइड्रोफोबिक हुई, इसलिए वो एक्वस एनवायरनमेंट से बचा के रखते हैं हम इसको। बाद में जब इसको फर्दर स्टडी किया गया, हमने इसका केमिकल इन्वेस्टिगेशन करे, हमने आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर स्टडी करा, तो हमको मिला कि ये लिपिड बायलेयर असल में लिपिड की नहीं है, इट इज़ अ लिपोप्रोटीन लेयर। यहाँ पे प्रोटीन भी मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है? प्रोटीन्स भी मिलते हैं, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है? सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। अब ये नॉर्मली क्या होता है? लगभग इक्वल, इट इज इन द रेशियो ऑफ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ह्यूमन बींग्स में हम ले एग्जांपल, तो इरेथ्रोसाइट आरबीसी जो है उसमें 52% प्रोटीन है, 40% क्या है? लिपिड है। क्या है? 52% प्रोटीन है, 40% क्या है? लिपिड है आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन में हम यहाँ पे लेते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन में, ठीक है, रेशियो क्या हुआ? 40:52, किसका? लिपिड यूज टू प्रोटीन का। इट इज 0.8:1, किसके इक्वल है ये? 0.8:1। तो लिपिड हम बोलते हैं लिपिड बायलेयर, पर लिपिड कंपैरेटिवली कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, और नॉर्मली बॉडी के हर एक सेल में ये रेशियो मेंटेन्ड है, एक्सेप्ट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में लिपिड इज टू प्रोटीन का रेशियो होता है 4:1। न्यूरॉन्स में भी क्या? श्वान सेल में। कहां पर? श्वान सेल। श्वान सेल वो होते हैं जो न्यूरॉन के ऊपर माइलिनेशन लेयर बनाते हैं, तो वहां पे लिपिड टू प्रोटीन का रेशियो कितना है? 4:1 है। बाकी सब में इतना ही होता है। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया अभी। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो ये आप नोट डाउन करिएगा अपने साथ में नोट्स में, आपके नोट्स में ये लिखना है आपको। आ रही बात समझ में मेरी? तो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अभी जो प्रोटीन्स है इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, वो भी किसके ऊपर क्लासीफाई करते हैं? ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। किस पे क्लासीफाई करते हैं हम इसको? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे कैसे क्लासीफाई करते हैं? जो बहुत मुश्किल से बाहर निकालना पड़ा है, जिसको निकालना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं उसको हम? इंटीग्रल प्रोटीन्स। वहीं जो ईजिली निकल जाए, ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वी टर्म इट एज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्सट्रेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है, अगर प्रोटीन बाहर की तरफ है तो एक्सट्रेंसिक, अंदर की तरफ है तो इंट्रेंसिक। वहीं अगर प्रोटीन को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है तो वो इंटीग्रल हुआ, वहीं अगर उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना आसान है, मतलब वो क्या हुआ? पेरिफेरल हुआ। तो लेट्स कम टू दिस। तो हमने क्लासिफिकेशन किस पे किया? डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। किस पे किया? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे। ये किस तरह से क्लासीफाई होते हैं? इंटीग्रल और पेरिफेरल में। किसमें क्लासीफाई हुआ है? इंटीग्रल और पेरिफेरल में। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो कहाँ लाया करते हैं? सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। वहीं जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो कहाँ होते हैं? पार्शियली या टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन। कहाँ होते हैं वो? पार्शियली या टोटली दे आर बरीड इन द मेम्ब्रेन। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं विच रन थ्रू आउट द लिपिड लेयर, ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन जो लिपिड लेयर को पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा ट्रांसवर्स कर रहे हैं, मतलब मान लो ये मेरी लिपिड लेयर है, ये मेरी लिपिड लेयर है और ये इंटीग्रल प्रोटीन है, समझ रहा है? तो ये पूरा नीचे आ रहा है ना, ये पूरा क्रॉस कर रहा है उसको, पूरा क्रॉस सेक्शन में क्रॉस कर रहा है उसको, तो इसको हम बोलते हैं टनल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं इनको हम? टनल प्रोटीन्स। वी टर्म इट एज टनल प्रोटीन्स। सो द इंटीग्रल प्रोटीन्स विच रन थ्रू आउट द लिपिड लेयर, उनको हम क्या बोलेंगे? टनल प्रोटीन्स। और एक और फैंसी नाम इसको क्या दिया है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। वी टर्म इट ट्रांस मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्लियर है? अब दिस प्रोटीन्स कैन नॉट बी रिमूव इजिली, क्योंकि ये इंटीग्रल है। आ रही है समझ में? इनके लिए बहुत क्रूड डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा निकालना, तो पॉसिबल नहीं है। तो इट कैन नॉट बी रिमूव इजिली, रिक्वायर्स क्रूड मेथड लाइक डिटर्जेंट्स। अब इसके लिए एक मॉडल दिया गया था, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपके सामने दिख रहा है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया? सिंगर और निकलसन ने। किसने दिया? सिंगर और निकलसन ने इन 1972। इसकी पंच लाइन क्या थी? इसकी पंच लाइन थी प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्या पंच लाइन थी इसकी? प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स।
तो क्या कहना सिंगर निकलसन का कि मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ सी, एक सी की तरह है, फॉस्फोलिपिड के बारे में एक सी बना रहे हैं और उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग धसे हुए हैं। ये है हमारा पूरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो हम इसको ऐसा ही बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है अकॉर्डिंग टू सिंगर निकलसन, जो उसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, क्वासी स्टैटिक। कैसी है, क्वासी स्टैटिक है, मतलब स्यूडो स्टैटिक है, मतलब ये क्वासी फ्लूइड भी बोल सकते हैं, मतलब ये स्यूडो फ्लूइड भी है, ये हल्की सी फ्लो करती है। तो मेम्ब्रेन कैन मूव, जो ये एक्सप्लेन भी करता है मेम्ब्रेन मूव क्यों कर पा, मेम्ब्रेन मूव कर पा रही है इसलिए कारण हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो भी मूव करते हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन्स है, वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो एक्चुअली ये कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड, मैं आपको बताया कैसा है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड्स का। जो लेटरल मूवमेंट करवा रहा है किसका, प्रोटीन्स का, क्वासी फ्लूइड नेचर है जो कि प्रोटीन्स को लेटरली मूव करवा रहा है बाय लेयर में, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं, मेजर करते हैं बाय फ्लूइडिटी। कैसे मेजर करते हैं हम, फ्लूइडिटी से, क्लियर है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के मूवमेंट होते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, अगर लिपिड जो है, जैसे आपको दिखाता हूँ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है। जैसे ये मेरी लेयर है, ठीक है। अब अगर ये ऐसे मूव कर जाए, क्या हो रहा है देखना आप यहाँ पे, ये होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं लेटरल मूवमेंट क्या होता है, तो देखना, मतलब ये आगे मूव करते रहेंगे, लेटरल मूवमेंट में ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ऐसे लेटरली मूव करते हैं। आ रही बात समझ में ये, तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और ये क्या है, लेटरल मूवमेंट है। इज इट क्लियर विथ यू। सो आगे चलते हैं हम। ये आपका क्या है, ये लिपिड बाय लेयर दिख रहा है आपको, देखो दो लेयर दिख रही है यहाँ पे, एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही। और ये देखिए हमारे ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो पूरी तरीके से इंकॉर्पोरेट, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन हुआ। ये आपको दिख रहा है अपना टनल प्रोटीन पूरा मूव कर रहा है, थ्रू आउट अक्रॉस जा रहा है। और इसमें बाहर ऐसे एक्सटेंसिव प्रोटीन मिलते हैं, ऊपर शुगर्स भी मिलती हैं यहाँ पे, इस तरह से शुगर्स भी मिलती हैं यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। लिपिड के ऊपर अगर देखो, लिपिड प्लस शुगर, इट इज ग्लाइकोलिपिड। एंड लिपिड प्लस हाँ, प्रोटीन प्लस शुगर, आई एम सॉरी, प्रोटीन प्लस शुगर, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन इज टर्म्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स एंड दिस आर ईयर एंड आई ऑफ द सेल। ये ईयर और आई होते हैं सेल के, ईयर एंड आई ऑफ सेल। कैसे, देखो हमारे ईयर एंड आई का काम क्या है, पहचानना ना कि कौन हमारा, जैसे मान लो कि हमारा रिलेटिव है, ये नहीं है, ये हम किस पता नहीं है, विद द हेल्प ऑफ ईयर एंड आई, देखकर या सुनकर। वैसे ग्लाइकोकैलिक्स है, ये पहचानता है कि आपको ये सेल अपनी बॉडी का है कि कोई दूसरा पैथोजन आ गया या बाहर से कोई दूसरा सेल आया है। तो इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑल्सो। ग्लाइकोकैलिक्स का नाम काम क्या है, इट इज ईयर एंड आई ऑफ द सेल, सेंसरी रिसेप्टर्स है हमारे सेल के। आ रही बात समझ में ही है, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं अब दूसरी चीज। आपको यहाँ पे दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल, दिख रहा है ये कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, इट regulates the fluidity of membrane. It regulates the fluidity of membrane. कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। मान लो वार्म टेम्परेचर है या हॉट क्लाइमेट है, वार्म या हॉट क्लाइमेट है, क्लियर है। तो वार्म और हॉट में अगर फ्लूइडिटी काफ़ी अच्छी होगी, फ्लूइडिटी इज इंक्रीज्ड। अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज, तो इसको ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं करना हमको, उसको रेगुलेट करना है ना, मॉडिफाई करना है ना, कम रखना है। तो हम उसको क्या करते हैं, फ्लूइडिटी बढ़ गई है तो आप क्या करो, उसमें कोलेस्ट्रॉल को इनकॉर्पोरेट कर दो। कोलेस्ट्रॉल क्या कर दो आप इसमें, इनकॉर्पोरेट, कोलेस्ट्रॉल भर दो। तो इससे जो एम्प्टी स्पेस है वो भर जाएगी, इससे एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगी, फिल्ड अप। तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मल। क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। वहीं अगर मान लो कोल्ड है,
क्लाइमेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लूइडिटी क्या है, डिक्रीज्ड है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम कोलेस्ट्रॉल को निकाल दो, तो ये क्या करेगा, एम्प्टी स्पेस बढ़ा देगा। क्या करेगा ये, हमारी एम्प्टी स्पेस को इंक्रीज कर देगा। तो इससे फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। जैसे ही मान लो हमें फ्लूइडिटी कम करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, तो आप उसमें कोलेस्ट्रॉल भर दो, जगह भर जाएगी, तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। वहीं फ्लूइडिटी बहुत कम है, आप कोलेस्ट्रॉल निकाल दो, जगह मिलेगी, एम्प्टी स्पेस मिलेगी, तो फ्लूइडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कोलेस्ट्रॉल काम क्या है, इट रेगुलेट्स द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। क्या करता है ये, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। आ रही बात मेरी समझ में। दूसरी चीज पे आते हैं मेरे फ्रेंड्स, फंक्शंस पे आते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के काम क्या हैं। तो पहला आपको बता चुका हूँ, फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, आप समझना, क्योंकि ये सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, आपस में सेल के बीच में कनेक्शन बनाना, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, फूड को अंदर लेना, सेल डिवीजन, इन सब में हेल्प करता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट चीज। ये एमसीक्यूज हैं कि क्या फायदा हुआ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, इंटरसेलुलर कनेक्शंस एंड सेल ग्रोथ में ये हमारी मदद करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आ रही बात समझ में ये। फिर और क्या फायदे हैं ये, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। इससे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट इज इट, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है, इट इज परमिएबल। ये लिक्विड समझ पास हो जाएगा, पर जो सॉल्यूट है उसमें भी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं थ्रू इट। आ रही बात समझ में ये। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, इस जो पैसेज हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है किसका, ऑफ द अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट होता है दो तरह का, पैसिव एंड एक्टिव। कैसा होता है ये दो तरह का, पैसिव एंड एक्टिव। इससे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़े, मैं आपको एक पैसिव और एक्टिव के बीच में एक छोटा सा एक आपको मैं ब्रीफ देता हूं कि क्या होता है। लेट्स सी, आओ देखते इधर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन दो तरह का होता है ये, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव क्या होता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें एनर्जी चाहिए, इसमें सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको एनर्जी नहीं चाहिए और इसको एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा ये क्या है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, तो इट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वहीं एक्टिव क्या होता है, अगेंस्ट। इसमें कहाँ आता है, लो टू हाई, इट गोस लो टू हाई। ये कहाँ आता है, हाई से लो, और ये क्या है, लो से हाई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ये, अरे समझ में आ रही मेरी बात ये। तो पैसिव में एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिव में एनर्जी चाहिए। ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। आ रही है समझ में। अब पैसिव फिर दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक सिंपल डिफ्यूजन है, एक क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। आ रही बात समझ में, ये क्लियर है। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, नॉर्मली डिफ्यूज हो रहा है एक सरफेस से दूसरे में, ठीक है ना, बाहर से अंदर थ्रू द मेम्ब्रेन, जैसे सिंपल डिफ्यूजन पानी का, गैसेस का, ऐसे ही ट्रांसफर होता है। वहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या चाहिए आपको, कैरियर प्रोटीन। क्या चाहिए आपको यहाँ पे, कैरियर प्रोटीन। कैरी करने वाले प्रोटीन्स चाहिए आपको यहाँ पे, कैरियर प्रोटीन्स चाहिए जो कैरी करे उसको, ठीक है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन कभी सैचुरेट नहीं होता है, जितना होगा उतना मूव कर जाएगा, पर यह क्या है, प्रोटीन्स है। एक बार अगर सब यूज हो गए, सब ऑक्यूपाई हो गए, तो ये सैचुरेट हो जाएगा। वहीं एक्टिव जो है, इट इज अ टू टाइप्स अगेन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सेकेंडरी एग्जांपल होता है SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को
ट्रांसपोर्टर बोलते हैं इसको। आ रही बात समझ में? ये सोडियम पोटेशियम पंप एंड SGLT सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अगेंस्ट आता है, लो से आता है, मैं कोई थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा सोडियम पोटेशियम पंप, हम नीचे आएंगे तब। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। एक और ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? बल्क ट्रांसपोर्ट। ये 3 तरह का होता है, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। पिन्नो इज सेल ड्रिंकिंग, अगर वो लिक्विड ले रहा है बल्क में, एंड फेगो होता है सेल ईटिंग, अगर वो सॉलिड लेता है तो। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। और एक क्या होता है यहाँ पे? एक्सोसाइटोसिस। एक और चीज होती है मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, वो होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? एंडोसाइटोसिस हो रहा है मतलब अंदर ले रहा है वो सब्सटेंस को, पर उसके लिए उसको एक रिसेप्टर चाहिए। क्या चाहिए उसको? एक रिसेप्टर चाहिए। इसका एग्जाम्पल है HDL का ट्रांसपोर्ट। सॉरी, इट्स नॉट HDL, इट्स LDL। LDL का ट्रांसपोर्ट, LDL कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट। और इसका रिसेप्टर क्या है? क्लेथ्रीन। क्या है इसका रिसेप्टर? क्लेथ्रीन। ठीक है, आ रही है समझ में ये? हाँ ठीक है, चलें आगे। तो ये लिख लेना आपके नोट्स में, आपको सब चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको अपने नोट्स में लिखनी है इसको। ठीक है, ओके। सो अब इसको हम थ्योरी देखते हैं इसकी क्या होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट पे आते हैं पहला, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखो मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। पहली चीज क्या है? यहाँ पे आपको एनर्जी जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे इसको हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉलिड्स, तो जो न्यूट्रल सॉलिड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर जाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये क्या होता है? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होता है ये? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कहाँ जाता है ये? हाई से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। अरे आ रही बात समझ में आपको ये? ठीक है। फिर वाटर भी क्या होती है? मूव करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके लिपिड बायलर से पास नहीं सकते, क्योंकि वो नॉन पोलर है, उसमें लिपिड है ना, लिपिड इज नॉन पोलर, वो वाटर रिपेलिंग है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स लिपिड बायलर से पास नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमको क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन। क्या चाहिए हमको? कैरियर प्रोटीन। तो ये जो कैरियर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको हम? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आपको ऐसे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। दिख रहा है? सीधे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ऐसे कैसे? ये मॉलिक्यूल्स सीधे यहाँ पे आ गए, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सिंपल डिफ्यूजन। वहीं ये देखो, ये क्या है हमारा? कैरियर प्रोटीन है। क्या है ये हमारा? कैरियर प्रोटीन है। और फिर इसमें मॉलिक्यूल आया और वो इसको आगे मूव करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दोनों किस में आते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। किस में आते हैं ये? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। फिर ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें देखो ATP लग रही है और फिर ये मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आ रही है समझ में? और जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या है? एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है, उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है एक साथ। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं, ये देखना। अभी आपको बताता हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। ये अपहिल मूवमेंट है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, जहाँ पे सॉल्यूट क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप देख पा रहे हो टर्म अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। कहाँ जा रहे हैं वो? लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट में हमको क्या लगती है? एनर्जी। और वो कहाँ से मिलेगा हमको? ATP। कहाँ से मिलेगा हमारे? ATP से। एनर्जी कहाँ से मिलती है? ATP। तो ये क्या हुआ? एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? सोडियम पोटेशियम पंप इन एनिमल सेल्स। क्या एग्जाम्पल इसका? सोडियम पोटेशियम पंप इन एनिमल सेल्स। सो यू कैन सी हियर, मैंने आपके लिए डायग्राम निकाला है, देखना यहाँ पे। ओके, सो हम किसके कहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? सोडियम एंड पोटेशियम का।
यहाँ पे 3 सोडियम जो होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं इन द सराउंडिंग। माई 2 पोटेशियम दे कम इनसाइड द सेल। देखो बनता कैसे, होता क्या है यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे अंदर से इसने 3 सोडियम लेगा, वो यहाँ पे आकर यहाँ पे और यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, और ATP आएगा, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे आके जुड़ेगा। इससे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। इससे क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। जैसे कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और ये तीनों सोडियम बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ATP में सिर्फ यहाँ पे बचेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बचेगा। क्लियर है। और यहाँ से ये 2 पोटेशियम जो है वो यहाँ आके बैठेंगे इस जगह पे, फिर वापस से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, तो ये वापस से कॉन्फ़िगरेशन सेम जैसा था पहले। ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ से 2 पोटेशियम अंदर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है। तो एक्चुअली साइकिल ये 1 2 3 इट गोज ऑन, ठीक है ना। फिर वापस से सेम ये कहानी होगी, 1 2 3 1 2 3 स्टेप 1 2 3 चलती आएगी यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ से 2-3 सोडियम बाहर जाते हैं और पोटेशियम कहाँ आते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये होता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो सोडियम की तरफ बाहर की तरफ फेंक रहा है, पोटेशियम को ये अंदर जलाता है, और ATP यहाँ पे यूज होता है। क्लियर है। अब होता क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप से देखो सोडियम बाहर फेंक रहा है, बाहर सोडियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बाहर जो सराउंडिंग है सेल की सराउंडिंग सोडियम पहले ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज रिच इन सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है इज रिच इन सोडियम। वहीं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का फ्लूइड, इज रिच इन पोटेशियम। क्लियर है। अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, बाहर सोडियम ज़्यादा है। अब सोडियम ये बाहर और फेंक जा रहा है, तो बाहर सोडियम बढ़ता आ रहा है, तो बाहर सोडियम क्या होगा, इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे सोडियम बहुत हाई कंसंट्रेशन में, यहाँ पे सोडियम क्या है, बहुत हाई कंसंट्रेशन में दिख रहा है आपको, और यहाँ सोडियम लो कंसंट्रेशन में, कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सोडियम क्या होगा, अंदर आने की कोशिश करेगा, तो ये अंदर आता है तो साथ में ये कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स को साथ में अंदर ले आता है, जैसे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ये सोडियम और ग्लूकोज दोनों साथ में अंदर आ रहे हैं, और दोनों अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है सोडियम ग्लूकोज दोनों साथ में से इंपोर्ट हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी ग्रेडियंट डेवलप हुआ, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, उसको यूज करके ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। आ रही बात समझ में, ये क्लियर है। ये आपके सामने दे रखा है पूरा मैंने, क्लियर है। फिर हम आते हैं हमारे बल्क ट्रांसपोर्ट पे। किस पे आएंगे हम, बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें पहला एंडोसाइटोसिस, इसमें 2 होते हैं, पिन्नो और फैगो। क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, ये कैरियर वेसिकल से होते हैं मूव बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिप करती है, इसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन। जैसे अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये ऐसे डिप कर रही है, समझ में आ रहा है, ये क्या हुआ, इन्वेजिनेशन। अगर ये बाहर की तरफ जाए ऐसे, अगर ये ऐसे बाहर की तरफ जाए, इसको हम बोलेंगे इवेजिनेशन। क्या बोलेंगे, इवेजिनेशन। अंदर जाए इन्वेजिनेशन, बाहर जाए इवेजिनेशन, ठीक है ना। पिन्नोसाइटोसिस क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, इट इज सेल ड्रिंकिंग। ये फ्लूइड मटेरियल लेता है इससे, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन से, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स, इंसुलिन, लिपोप्रोटीन, ये सब साइटोप्लाज्म में आते हैं बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो बनता है उसको हम बोलते हैं पिन्नोसोम। क्या बोलते हैं उसको हम, पिन्नोसोम। क्लियर है। या पिन्नोसाइटिक वेसिकल्स बोलते हैं। क्लियर है। फिर अगला क्या है, फेगोसाइटोसिस। इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग। इसमें क्या होता है, बल्क इनटेक ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स। क्लियर है। ये किस में मिलेगा आपको, ये आपको प्रोटोजोन्स में, मेटाजोन्स में, ल्यूकोसाइट्स जो WBC है ब्लड के, स्प्लीन में, रेटिकुलर सेल्स उसमें मिलता है। जो यहाँ बनेंगे उनको क्या बोलते हैं हम, फैगोसोम। क्या बोलते हैं उनको हम, फैगोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, फैगोसोम। जिसको फर्दर लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट। अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे, सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम जो उसको डाइजेस्ट करता है। आ रही बात समझ में। ये एंडो मतलब अंदर लेना। फिर अगला क्या आता है, एक्सोसाइटोसिस। इसको हम सेल वॉमिटिंग या ईफेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉमिटिंग या ईफेजी। इसमें क्या होता है, जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है या जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है उसको हम एक्सुडेट करते हैं, बाहर निकालते हैं बाय सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है ना।
इसको हम आपको बताइए सेल वॉमिटिंग या ईफेजी भी बोलते हैं इसको। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टेबल, इस पे एमसीक्यू आते हैं। अरे आ रही बात समझ में, ये आप समझ पा रहे हो पूरी चीज़ को मेरी, क्लियर है? ये देखो सॉलिड पार्टिकल्स से अंदर आ दिख रहा है, ये देखो इनवेजिनेशन दिख रहा है, ये इनवेजिनेशन हुआ, क्लियर है? और ये क्या बना हमारा फेगोजोम, क्या बना ये हमारा फेगोजोम। पिन्नो में देखो फ्लूइड ले रहा है, फ्लूइड पार्टिकल, यहाँ पे भी क्या है इनवेजिनेशन है। और ये क्या बना हमारा पिन्नोजोम, क्लियर है? ये आपको मैं बताता हूँ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, वी नीड अ रिसेप्टर, एक रिसेप्टर आके यहाँ पे बैठता है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर उससे ये अंदर आके बनता है। जैसे मैं आपको क्लैथरीन और एलडीएल का एग्जांपल दिया, क्लियर है? तो ये क्या हुआ हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा अभी तक, आप देख रहे हैं ना? तो सेल मेम्ब्रेन जैसे मैं आपको बताया, ये क्या है, लिपिड बायलेयर दिख रही है, लिपिड बायलेयर आपको यहाँ पे क्या होता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी भरे हुए रहते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड है, लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट। और ये पूरा क्या हुआ ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये हमारे चैनल, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स, क्लियर है? ये जो अंदर तक घुसे हुए ये सब क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, क्लियर है? तो ये हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ये ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बनाते हैं ये, ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। आ रही है समझ में? मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई है, बहुत डिटेल में पढ़ाई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लियर है? और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये ट्रांसपोर्ट टॉपिक्स आपको आगे भी आएंगे, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप आपको बायो में बार बार डिफरेंट चैप्टर्स में टच होगा। तो ये कंसेप्ट ऐसा है जिससे आपको फेमिलियर होना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है ये? तो ये बहुत अपने डिटेल में इसको देखा है काफ़ी, क्लियर है? और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई है, तो वो काफ़ी, वो आप नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में प्लीज़, उसको देख के वीडियोस को, क्लियर है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ठीक है ना? ठीक है ना? हम लोगों ने यहाँ पे पिन्नोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस क्या होता है पूरा डिस्कस कर लिया हमने पूरा यहाँ पे, क्लियर है? वी डिस्कस ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली। हमने कोलेस्ट्रॉल कैसे लिक्विडेट करता है फ्लूइड वो देखा, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, फैटी एसिड क्या होते हैं, हम उनका रेशियो क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको सारी बता चुका हूँ ना। मॉडल कैसे आए, लेसिथिन क्या होता है, ऑल ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, ठीक है ना? सिंगल और निकल्सन आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो ये काफ़ी प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो हम इसके साथ में आगे चलते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये हमारी क्या होती है, एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, और सेल वॉल में सेकेंड आउटर मोस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लांट में सेल वॉल भी मिलता है बाहर, क्लियर है? आ रही बात समझ में? लेट्स कम टू सेल वॉल। नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज सेल वॉल। क्या है अगला टॉपिक? सेल वॉल। तो सेल वॉल मैंने आपको बताया ऐसे क्या, सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, अलगे, प्लांट्स, इनमें एक एडिशनल नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करता है। सेल वॉल हर एक में अलग बनती है, जैसे फंगल सेल वॉल जो होती है वो बनती है काइटिन की। किसकी बनती है वो? काइटिन की। जो किसका पॉलीमर है काइटिन? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। पढ़ाऊंगा मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज़ को काफ़ी डिटेल में, पर अभी किसका पॉलीमर है वो? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। अगली है अलगल सेल वॉल। अलगल सेल वॉल किसकी बनती है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी बनती है अलगल सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल, ये किसकी बनती है? पॉलीसेकेंड नोन एज सेलुलोज। किसकी बनती है? पॉलीसेकेंड नोन एज सेलुलोज। साथ में हमको इसमें थोड़ा सा हेमी सेलुलोज मिलता है, पैक्टिन मिलता है, ये भी हमको सेल वॉल में मिलते हैं। ये दो तरह के रीजन होते हैं सेल वॉल में, यहाँ पे एक प्राइमरी वॉल और एक होता है सेकेंडरी वॉल। यहाँ पे आपको दो रीजन मिलेंगे, वन इज प्राइमरी वॉल, वन इज सेकेंडरी वॉल। एक क्या है? प्राइमरी वॉल है, एक क्या है? सेकेंडरी वॉल होता है। प्राइमरी वॉल जो होती है या कोई यंग प्लांट सेल में मिलती है फ्रॉम अ सिंगल लेयर ऑफ वॉल मटेरियल। जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बनती है एक सेल में वो प्राइमरी वॉल ही बनती है, और या कोई यंग प्लांट सेल में मिलेगी वो भी सिंगल लेयर ऑफ वॉल मटेरियल में। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये थिन है, इलास्टिक है, ठीक है ना, एंड इट इज कैपेबल ऑफ एक्सपांशन इन अ ग्रोइंग सेल। थिन होती है, इलास्टिक होती है, एंड इज कैपेबल ऑफ एक्सपांशन इन अ ग्रोइंग सेल। ये ग्रो भी कर सकती है बाद में। क्या होता है? जैसे सेल बड़ा होता है, विद टाइम सेल बड़ा होगा। जब छोटा था तब हमने, जब छोटा था यंग था तब सेल वॉल बना ली, विद टाइम वो ग्रो होगा, साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा, मान लो ये पहले सेल था, अब जब इसका साइज बढ़ा
तो जिसके ऊपर वॉल थी, पहले वॉल इस तरह से थी इसके ऊपर, अब इसके ऊपर वॉल ऐसे ब्रेक हो गई। आ रही है समझ में आपको? ये बीच में क्या होता है, यहाँ पे कैलोसिटीज आ गई, फिर इसको बाद में बाय द हेल्प ऑफ मटेरियल्स जो कहाँ से आते हैं, गोल्गी एपरेटस, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, गोल्गी एपरेटस, उससे इसको हम भरते हैं। आ रही बात समझ में? और सेल वॉल को ग्रो करवा सकते हैं। तो ये सेल वॉल ग्रो भी कर सकती है, आगे बड़ी भी हो सकती है। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये तो मेरिस्टेमेटिक एंड पैरेन्काइमल सेल्स में तो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही मिलती है। अगला क्या है, सेकेंडरी वॉल, ये आपको मैच्योर सेल में मिलती है। इसमें मोर लेयर्स ऑफ वॉल मटेरियल होते हैं, यहाँ पे मोर देन वन लेयर मिलती है। इंटरनल जो सेल प्राइमरी है वो सिर्फ एक ही लेयर मिलती है, पर सेकेंडरी मोर देन वन लेयर मिल सकती है। और ये प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ मिलती है, जिससे इनसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ प्राइमरी वॉल। क्लियर है? इंटरनल टू द प्राइमरी वॉल, इनको हम सेकेंडरी सेल वॉल्स बोलते हैं। साथ में इनमें थिकनिंग भी मिलती है सेकेंडरी सेल वॉल्स में। और ये लिग्निफाइड होती है। कैसे होती है ये? लिग्निफाइड। वुडी पार्ट्स होते हैं ना, हार्डर वुडी पार्ट, उसमें लिग्निफाइड, लिग्निन का डिपोजिशन क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्लियर है? ये सुबराइज भी होती है डेड सेल्स में, सुबराइज भी होती है। क्लियर है? डेड सेल्स के अंदर। साथ में क्या काम है, टेंशन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल को। एक और पार्ट होता है यहाँ पे मिडिल लेमेला। क्या होता है? मिडिल लेमेला, जो दो प्लांट सेल है, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसकी प्राइमरी वॉल, ये इसकी प्राइमरी वॉल, इसके बीच में मिलता है हमको मिडिल लेमेला। ये पूरा क्या है, मिडिल लेमेला है। क्लियर है? तो ये क्या करता है, दो प्लांट टिश्यूज को साथ में होल्ड करता है। ये थिन होता है, स्टिकी होता है, और ये सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं इसको। बनता किसका है ये? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। किसका बनता है ये? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बनता है। क्लियर है ये? इन राइपनिंग फ्रूट्स, ये जो पैक्टेट कंपाउंड है, ये जेली लाइक मटेरियल बना देते हैं। जो फ्रूट्स का करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं। क्या होता है, अब जैसे ये दो सेल है, तो इन दो सेल के बीच में क्या होता है, इस तरह से हमको मिडिल लेमेला और प्राइमरी सेल को पिया जाता है, एक मोल्टा है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लाज्मोडेस्मेटा। मैंने आपको कल ही बताया था, कल के लेक्चर में, मैंने जो पुराने लेक्चर में, कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है कि ये दो सेल्स के साइटोप्लाज्म कनेक्ट करता है, उनके बीच में कनेक्टिंग मेंटेन रखता है। क्लियर है? तो इट इज ट्रावर्स बाय प्लाज्मोडेस्मेटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल। अब सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? लेट्स डील विद दिस। ये एक तो सेल्स का शेप मेंटेन करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये जो पैथोजेंस है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगा, उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है। ये मटेरियल्स को पास करता है। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज फुल्ली परमेबल। ठीक है ना? सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल नहीं, ये फुल्ली परमेबल होती है। सेल वॉल इज फुल्ली परमेबल। क्लियर है? साथ में ये सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि मैक्रोमोलिक्यूल्स उससे पास हो सके। क्लियर है? अब दूसरी चीज जो होती है यहाँ पे, जो ये सेल वॉल है, में इसमें पिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको? पिट्स। पिट्स मतलब स्मॉल गैप्स मिलते हैं। ये पूरे थिकनेस की यूनिफॉर्म नहीं होती है, लगातार थ्रू आउट से थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो कुछ कुछ जगह पे सेकेंडरी वॉल क्या होती है? बनती नहीं है, बहुत थ्रू आउट थिकनेस बराबर नहीं है, तो कुछ जगह पे सेकेंडरी वॉल बनती नहीं है। जैसे ये प्राइमरी वॉल बन गई, देखना ये प्राइमरी वॉल बनी हुई है। क्लियर है? उसके बाद में ये सेकेंडरी वॉल बन रही है, फिर ये एक और लेयर सेकेंडरी वॉल की बन रही है। ठीक है ना? तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया? पिट। क्या हो गया? ये पिट। कुछ जगह पे वो बनता ही नहीं है। आ रही बात समझ में? ये तो सर्च अनथिकन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। ठीक है ना? और अगर पिट्स ऐसे इधर पिट है और मान लो इधर सेम, इस तरफ भी सेम पिट मिल जाए आपको, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिट पेयर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? पिट पेयर्स। काम क्या होता है इसका? सेल्स के अंदर टेंशन डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है, उसको रिलीज करना। ये दो तरह का होता है, सिंपल पिट एंड बॉर्डर पिट। सिंपल पिट क्या होता है? यूनिफॉर्म इन डायमीटर, मतलब जैसे ये पिट है तो ये एक यूनिफॉर्म डायमीटर में फॉलो हो रहा है। मैं बॉर्डर पिट में देखो क्या होता है? इट इज नॉट यूनिफॉर्म डायमीटर। पिट क्या होता है? नैरो जाता है। ये फ्लास्क शेप होता है। ये किसमें मिलता है? ट्रैकेड्स में। क्लियर है? तो जैसे ये देखो आप, ये रही आपको दिख रही प्राइमरी वॉल, उसके अंदर ये क्या है? सेकेंडरी वॉल्स, सेकेंडरी सेल वॉल है, और ये क्या है बीच में? मिडिल लेमेला। आ रही बात समझ में? ये क्लियर है? ये फिर अभी मैं आपको बताया प्लाज्मोडेस्मेटा, जो मैंने आपको बताया। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? ठीक है ना?
ये क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट है किसमें, डेड बॉल के अंदर। जितने भी नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं तो आप ये कहाँ से प्रेजेंट होते हैं, पिट पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पिट में, जिससे साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। क्लियर है। और ये लाइन किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किसके ऊपर लाइनिंग है इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इसमें ट्यूब्यूल्स होती है, उसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम, डेस्मोटिब्यूल। जो ट्यूब्यूल है इसके अंदर उसको क्या बोलते हैं हम, डेस्मोटिब्यूल। और इसके जो रोल है बनाने में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इट प्लेज अ रोल इन ओरिजिन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ रोल इन ओरिजिन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बनाता कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और ये क्या बनाता है, एक सिम्प्लास्टिक सिस्टम बनाता है, मतलब दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसको साथ में रखता है, उसके उसमें कनेक्टिंग लिंक मेंटेन रखता है। तो इट फॉर्म्स अ सिम्प्लास्टिक सिस्टम बिटवीन the two cells. It forms what, a symplastic system between two cells. Are you getting my point? Okay, so here it is. See, ये क्या है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। दिख रहा है ये आपको पूरा पार्ट। यहाँ से देखो, इसको सिर्फ कौन कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है, और यहाँ से ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट में है। तो ये क्या हुआ, सिम्प्लास्टिक सिस्टम थ्रू साइटोप्लाज्म। अगर सेल वॉल से आता है तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक, क्योंकि डेड पार्ट से आ रहा है। मगर तो साइटोप्लाज्म आ रहा है तो ये होता है लिविंग, तो इसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक सिस्टम। क्लियर है। ओके, तो ये क्या होता है, स्मॉल चैनल्स दैट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स टू ईच अदर, फॉर्मिंग अ लिविंग ब्रिज बिटवीन द सेल्स। अरे क्लियर है आपको ये। ओके, सो आगे चलते हैं हम। लेट्स कम टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे आते हैं। कहाँ आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। ये था हमारा पूरा सेल वॉल। अभी मैंने आपको बताया, पहले एक बार देख लेते हैं वापस। सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। फंगाई में काइटिन का बनता है, और प्लांट्स में ये सेलुलोज का बनता है। क्लियर है। काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, साइज शेप मेंटेन करना, बैक्टीरिया बचाना, प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसफर में हेल्प करना, ये से काम होते हैं। क्लियर है। आ रही बात समझ में ये। सेलुलोज क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था उस दिन। सेलुलोज क्या होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। मोर देन 2000 यूनिट्स, बाकी कितनी भी हो सकती है, बट मोर देन 2000 यूनिट्स। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। सो आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं। यहाँ पे आना वापस से। तो हमने अभी सेल वॉल देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देख चुके हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, दोनों काफ़ी बड़े टॉपिक है, और दे आर हाई यील्डिंग क्वेश्चन टॉपिक। ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें ये टॉपिक अच्छे से ध्यान में रखना है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट्स में अंडरलाइन करना है, उसको नोट्स में इस प्रकार लिखना है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। अब हम स्टार्ट करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी मैं आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया, तो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखना क्या होता है, क्या है, देखना, समझना है ना इस बात को। जो इंटीरियर है यूकैरियोटिक सेल का, उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन, आपको पता था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं ना, बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है। तो ये हर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इनका एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग फंक्शन है। बट कुछ ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये मिलके काम करते हैं, पर कुछ ऑर्गेनल्स क्या होते हैं मिलके काम करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, हमारा एंडोमेम्ब्रेन। क्या बनाते हैं, हमारा ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और ये ऑर्गेनल्स कौन से हैं, विच आर दिस ऑर्गेनल्स, दिस ऑर्गेनल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ये होता है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सोम, इन सब के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते विद वो मेंशन ऑर्गेनल्स, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। तो एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम बोलते हैं, एक और चीज क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्लो ऑफ मेम्ब्रेन। कैसे, देखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, इट इज RER उसमें, और फिर उससे ACR, फिर उससे क्या बनते हैं, वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स आते हैं गोल्गी बॉडी के पास में, गोल्गी बॉडी से निकलते हैं ये कौन से, मैच्योर वैक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है ना। या फिर लाइसोसोम्स मिलते हैं साथ में, और ये क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सेल वॉल उससे। तो ये क्या हुआ हमारा, फ्लो ऑफ मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आ रही बात समझ में।
इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। फ्लो ऑफ मेम्ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रही है, ये काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, इसको बोलते हैं हम पूरे को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आ रही बात समझ में? सो नाउ वी आर गोना फाइनली स्टार्ट, जो हम सबसे अब स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। क्या करेंगे हम चालू अब? सेल ऑर्गेनल्स। क्या स्टार्ट करेंगे हम? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। अब सेल ऑर्गेनल्स में क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स में हम हर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हमें सेल के अंदर मिल रहे हैं उसको हम अब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, हर एक को डिटेल में लेना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हम लेने वाले हैं वो है क्या? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने यूकेरियोटिक सेल्स में देखा तो हमको क्या मिला? रेटिकुलाइज मिले। क्या मिला हमको? रेटिकुला या ग्रेना मिला, जो स्कैटर्ड था। टाइनी टाइनी रेटिकुला हर जगह पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड थे, किसमें? साइटोप्लाज्म में। इसको हमने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया सेल्स का तो हमको क्या मिले? नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। इसको हमने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इसको हमने और मैग्नीफाई के देखा तो असल में सिस्टर्न ने, टिब्यूल्स इस फॉर्म में थे, वेसिकल्स के फॉर्म में थे। क्लियर है? देयर आर थ्री टाइप्स, सिस्टर्न ने, टिब्यूल्स और वेसिकल्स के फॉर्म में थे, ठीक है ना। सिस्टर्न ने क्या होते हैं? सिस्टर्न ने कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, फ्लैटन, पैरेलल, सैक लाइक, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर। सिस्टर्न ने क्या है? लॉन्ग, पैरेलल, फ्लैटन, सैक लाइक, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर। देखो आपको दिखाता हूँ सिस्टर्न ने कैसे दिखते हैं। ये सिस्टर्न ने हुए, ठीक है ना। आप देख रहे हो क्या हुआ? ये हमारे सिस्टर्न ने लॉन्ग, पैरेलल होते हैं, फ्लैटन, फैट लाइक और आपस में इंटरकनेक्टेड। सारे से क्या है? सिस्टर्न ने। क्या है ये? सिस्टर्न ने से ये दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है? सिस्टर्न ने है, ठीक है ना। जैसा लॉन्ग, पैरेलल, फ्लैटन, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं इस तरह से। है ना, सिस्टर्न ने ये इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस आर फाउंड इन सेल्स, जो कि कहाँ मिलते हैं? जिनको प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। इनका मेजर फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेंगे? राइबोसोम जुड़े हुए होंगे। क्या होंगे इसके ऊपर? राइबोसोम अटैच होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? सेल्स ऑफ पेनक्रियाज एंड ब्रेन। इसमें कौन से राइबोसोम मिलते हैं? लार्ज सब यूनिट मिलती है राइबोसोम की, 60S। यूकेरियोट में होता कौन सा है? 80S। वो बनता किसका? 60S प्लस 40S का। यहाँ पे लार्ज सब यूनिट मिलती है राइबोसोम की, कौन सी? 60S। कौन सी मिलती है? 60S। आ रही बात समझ में? फिर दूसरी चीज़ उसमें मिलती है हमको, क्या है? टिब्यूल्स। क्या है? टिब्यूल्स। ये ब्रांच हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। टिब्यूल्स हो सकते हैं, ये दे कैन बी लाइक दिस ब्रांच, और या फिर ऐसे अनब्रांच टिब्यूल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? और ये क्या बनाते हैं? रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं अलॉन्ग द सिस्टर्न और वेसिकल। वेसिकल्स और सिस्टर्न को आपस में जोड़ते हैं। ये फ्री होते हैं, राइबोसोम नहीं मिलते इसके ऊपर। इनका मेन काम क्या है? लिपिड एंड स्टीरोल सिंथेसिस। तो एक्चुअली हम इसको क्या बोल सकता हूँ? ये जो सिस्टर्न वाले हैं क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो टिब्यूल्स वाले हैं ये क्या है? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो रफ जो होते हैं वो मेनली सिस्टर्न के बनते हैं, उन पे आपको राइबोसोम मिलेंगे। काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ जो है टिब्यूल्स होते हैं और उसमें वो काम, उनमें राइबोसोम नहीं मिलते, वो काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस। क्या काम है उनका? लिपिड सिंथेसिस। आ रही बात समझ में? ये यहाँ पे काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस। आगे चलते हैं हम। वेसिकल्स, ठीक है ना, ये ओवल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये भी राइबोसोम नहीं मिलते हैं इनके ऊपर भी। ये आपको पेनक्रियाटिक सेल्स में अबंडेंट मिलेंगे। और ये सिर्फ ऐसा ER स्ट्रक्चर है, ओनली ER स्ट्रक्चर जो आपको स्पर्मेटोसाइट में मिलेगा। इट इज द ओनली ER स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना। अब जो ER है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हमारी पूरी साइटोप्लाज्मिक स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। पहला लुमिनल, दूसरा एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल कंपार्टमेंट क्या हुआ? वो स्पेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, सिस्टर ने और टिब्यूल्स ने इंक्लोज कर रखी है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर है, उसको बोलेंगे लुमिनल कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा लुमिनल क्या है? जो उसके बाहर हो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाली जितनी स्पेस है साइटोप्लाज्म की, वो क्या होगा? एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। क्या होगा वो? एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। टाइप्स पे आते हैं। अब मैं आपको टाइप समझाता हूँ। प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ राइबोसोम पे इसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। पहला
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका भी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसको, कि यहाँ पर राइबोसोम नहीं मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइबोसोम नहीं मिलते, दिस आर फ्री ऑफ राइबोसोम्स। क्या बोल देंगे इनको हम? ACR। इनको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या दिखता है आपको? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या दिखता है आपको यहाँ पे? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। मसल सेल्स आर ऑल्सो रिच इन स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स में क्या मिलते हैं? मेनली स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं उसको हम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन क्या है? ये बनाते हैं लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस, स्पेशलाइज इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इट इज स्पेशलाइज इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अगेन इंपॉर्टेंट। साथ में ये क्या बनाते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था आपको अभी। तो ये क्या बनाएंगे? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं बाय रिलीज इन अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ हर जगह पे। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक गोल्गी तो जाते हैं कहाँ से? बाय द हेल्प ऑफ ACR। कहाँ से? बाय द हेल्प ऑफ ACR। दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दे आर गुड MCQs ऑल्सो। समझ पा रहे हैं? ये सब क्या है? MCQ हैं। पूछते हैं ACR के फंक्शंस क्या हैं, और ये फंक्शंस सारे काम के फंक्शंस है। ACR इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लिपिड सिंथेसिस, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक टू गोल्गी बॉडी, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स बाय इनटेक या अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस। आ रही बात समझ में? ये फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इसमें राइबोसोम्स होते हैं सरफेस पे। क्या मिलते हैं हमको सरफेस पे? राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रफ बोलते हैं। अपीयरेंस कैसा है इसका? रफ ग्रेनुलर अपीयरेंस माइक्रोस्कोप पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। ये एक्सटेंसिव होते हैं, हद से ज़्यादा फैले होते हैं, और कंटिन्यूस होते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियर फ्लो, मेम्ब्रेन फ्लो पढ़ाया था ना मैंने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आर से SCR, तो दिस आर कंटिन्यूस विद व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में? ये यहाँ पे आपको दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगे, राइबोफोरिन-1, राइबोफोरिन-2, जो कि 60S सब यूनिट को जोड़ने के अटैचमेंट ऑफ 60S। ये क्या करता है? जैसे मान लो ये सिस्टरने हैं, तो ये राइबोफोरिन-1 हो गया, ये राइबोफोरिन-2 हो गया। क्लियर है? तो ये और ये हमारी क्या हो गई? 60S की यूनिट। तो इसको जोड़ने में हेल्प करता है, किससे? सिस्टरने से। आ रही बात समझ में? ये ताकि वो 80S राइबोसोम बना सके। फंक्शन आप जानते हो यहाँ पे क्या गया? राइबोसोम। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER का आपको कहाँ मिलेगा? वो सेल्स जिनका काम है प्रोटीन बनाना, उनका एक्टिव काम है। सिंथेसिस और सिक्रीशन उनका क्या है? मेजर रोल है। वहां पे आपको RER क्या मिलेगा? मेजरली मिलेगा, मेनली मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो RER इज प्रेजेंट इन द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। साथ में इट प्रोवाइड्स प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स फॉर द फॉर्मेशन लाइसोसोम इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो गोलाइसोम होता है उसमें जितनी भी एंजाइम आपको पढ़ाऊंगा, उसमें एंजाइम्स होती है डाइजेशन के लिए, और वो एंजाइम कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ रही बात समझ में? दूसरा, इट फॉर्म्स ACR, इट गिव राइज टू ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड वी नीड टू नो दिस एंड वी नीड टू रिमेंबर दिस। आ रही बात समझ में? ये सारे पोटेंशियल MCQs है बच्चों, समझ रहे हो? दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो काइंडली कीप इट इन योर माइंड। ये क्वेश्चंस बनते हैं, इससे बहुत अच्छे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। आ रही बात समझ में? एंड बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन के पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? ये देखिए, मैं आपको बताया था, न्यूक्लियस है, ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है ये, और ये पूरा क्या है हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये क्या है हमारा? रफ। इस पे ये क्या दिख रहा है? राइबोसोम्स हो रहे हैं। स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं होते, और इनसे आगे वेसाइकल्स निकलती है। आ रही बात समझ में? ये अरे क्लियर है कंसेप्ट आपको? पक्का? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सिस्टरने, वैक्यूल्स और ट्यूब्यूल्स का बनता है। दो तरह का होता है, RER और SCR, दोनों के अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। SCR काम है लिपिड सिंथेसिस, RER काम है प्रोटीन सिंथेसिस। SCR पे राइबोसोम नहीं मिलेंगे, RER पे राइबोसोम मिलेंगे। आ रही बात समझ में? ये क्लियर है? ये ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी एपरेटस।
नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी एपरेटस। नाउ गोल्गी एपरेटस डिस्कवर किसने किया? कैमिलो गोल्गी ने। किसने किया? कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। उसने एक डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट था, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? गोल्गी बॉडीज नाम दिया गया आफ्टर हिज नेम। ये यूकैरियोटिक सेल से मिलता है एक्सेप्ट इन मैच्योर सीव ट्यूब प्लांट्स। ये सारे यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा पर आपको मैच्योर सीव ट्यूब, मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स, स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इन जगह पे ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। दिस आर द एक्सेप्शंस जहाँ पे गोल्गी बॉडी अब्सेंट होती है, ठीक है ना। ये साथ में इट इज ऑल्सो अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल में तो मिलता ही नहीं है। प्लांट्स में इसको हम बोलते हैं डिक्टायोजोम्स। क्या बोलते हैं हम इसको? डिक्टायोजोम्स। क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है? अनकनेक्टेड यूनिट्स का बनता है। कैसा बनता है ये? अनकनेक्टेड यूनिट्स का। आ रही बात समझ में? इट इज टर्म्ड एज डिक्टायोजोम बिकॉज इट्स फॉर्म ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडीज कैसे बनता है? इसमें भी आपको सिस्टर्ने मिलेंगे, ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, वेसाइकल्स मिलेंगे एंड गोल्गियन वैक्यूल्स। सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स एंड गोल्गियन वैक्यूल्स। सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल हमने वहाँ भी पढ़े। कहाँ? अभी ER में पढ़ के आए, और साथ में वैक्यूल्स, ठीक है ना। देखते इसको हम थोड़ा सा। पहला जो है वो है सिस्टर्ने। पहला पार्ट क्या है हमारा? सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या होते हैं? ये क्या है? फ्लैटन्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो एक के ऊपर एक, जैसे कॉइन रखते हैं ना हम एक के ऊपर एक, वैसे ये फ्लैटन्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं इस तरह से। फ्लैटन्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक ऐसे इस तरह से ये अरेंज किए हुए हैं, क्लियर है। ये 4 to 8 होते हैं जो एक स्टैक में एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और ये रिजेंबल करते हैं किससे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाते हैं ये आपस में, और ये न्यूक्लियस के पर अरेंज होते हैं कैसे? कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में। ऐसे कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में ये न्यूक्लियस के पर अरेंज होते हैं, ठीक है ना। शेप, साइज और नंबर ऑफ सिस्टर्ने वेरी करता है डिफरेंट सेल्स में, बट सब में ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा ही है। साइज इसका 0.5 माइक्रोमीटर रेंज का सकता है डायमीटर में, ठीक है ना। जो गोल्गी सिस्टर्ने होते हैं ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस, जिसमें जो कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स, इसको हम बोलते हैं सिस, कॉन्वेक्स साइड को, ये होता है फॉर्मिंग फेस जो न्यूक्लियस तरफ होता है। वही जो कॉन्केव साइड है इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस, ये है मैच्योरिंग फेस जो कि टुवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ होता है। कॉन्केव इज टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, ये ट्रांस फेस है, मैच्योरिंग फेस है। कॉन्वेक्स ये जो फॉर्मिंग फेस है, ये सिस फेस है, ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ होता है, क्लियर है। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट, पर साथ में क्या है? ये इंटरकनेक्टेड है। कैसे हैं आपस में? ये इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स। ये भी स्मॉल होते हैं, फ्लैट होते हैं, इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये किससे आते हैं? सिस्टर पेरिफेरियल सिस्टर्ने से अराइज होते हैं। वेसाइकल्स लार्ज राउंडेड सेक है वही की वही, और ये कहाँ पे होंगे? आपके सिस्टर्ने के एज में मिलते हैं, क्लस्टर्स में, ठीक है ना। और ये ट्यूब्यूल से पिंच ऑफ होते हैं। दो तरह के होते हैं, स्मूथ वेसाइकल्स और एक होता है कोटेड वेसाइकल्स। जो स्मूथ वेसाइकल्स है उनका सरफेस स्मूथ है, सेक्रेटरी वेसाइकल है, और इनमें क्या होता है? सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। सेक्रेटरी वेसाइकल होते हैं स्मूथ सरफेस है, उनमें क्या होता है? सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। वहीं जो कोटेड वेसाइकल्स है वो रफ सरफेस होते हैं, स्फेरिकल में प्रोट्रूबरेंस मिलती है, और ये ट्यूब्यूल से सिस्टर्ने से अराइज होते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ट्यूब्यूल से सिस्टर्ने से बनते हैं ये। नेक्स्ट जो इसमें है वो क्या है? गोल्गियन वैक्यूल्स। क्या है? गोल्गियन वैक्यूल्स। ये क्या काम करते हैं? लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे? आपके ये कॉन्केव वाले ट्रांस फेस जो कि मैच्योरिंग फेस है, यहाँ से राइज होते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ये मैच्योरिंग फेस से बाहर निकलते हैं। ये किससे बनते हैं? ग्रेन्युलर या अमरफस सब्सटेंस से भरे हुए होते हैं, और इसमें कुछ होते हैं तो कुछ फंक्शन करते हैं, ऐसे लाइजोम। तो गोल्गी बॉडी ही लाइजोम बनाता है। मैंने आपको बताया था ना, लाइजोम किससे बनते हैं? गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं। तो गोल्गी बॉडी क्या होता है? लाइजोम। तो लाइजोम इज अ मॉडिफाइड वैक्यूल, और अराइज किससे हो रहा है? गोल्गी बॉडी से। किससे अराइज हो रहा है? ये गोल्गी बॉडी से। आ रही बात समझ में? तो गोल्गियन वैक्यूल्स कहाँ से निकलते हैं? ट्रांस फेस से, मैच्योरिंग फेस से निकलते हैं, क्लियर है। स्फेरिकल है, स्मूथ होते हैं ये, क्लियर है। और इनमें से कुछ किस्मों का फंक्शन करते हैं लाइजोम। तो लाइजोम आर द मॉडिफाइड गोल्गियन वैक्यूल्स, क्लियर है। अब हम आते हैं फंक्शंस पे, काम क्या है गोल्गी बॉडी का, ठीक है ना। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सिंथेसिस कर रहा था, तो गोल्गी बॉडी का काम होता है पैकिंग। क्या काम होता है? पैकिंग। उसको अब देखो जो भी आपने बनाया उसको बराबर पैक करना, मॉडिफाई करना, ये कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। कौन करेगा? ये गोल्गी बॉडी करती है। आ रही बात समझ में? तो आप देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा फंक्शंस में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन गोल्गी बॉडी का क्या है? देखो, प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये जो
सब्सटेंस बन के आए हैं, सिंथेसिस हुए हैं, उनको पहले प्रोसेस करेगा, उनको पैक करेगा और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना। जो सिक्रेशन है उनके मटेरियल को, जो पैकेज मटेरियल है या तो ये इंटरसेलुलर पैकेट में जाते हैं। इंटरसेलुलर पैकेट मतलब क्या, सेल के अंदर ही कहीं पे भेजना हो तो उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर, विद इन द सेल। या फिर ये कहाँ जाएंगे, एक्स्ट्रासेलुलर पैकेट मतलब सेल के बाहर जाएंगे। क्लियर है। तो मटेरियल जो भी सीक्रेट होना है वो कहाँ था, ER से कहाँ जाएगा, गोल्गी के पास में। गोल्गी में क्या बनाता है, ट्रांजिशन वेसाइकल्स। ER से कहाँ गया, गोल्गी, वापस में क्या बनाया, ट्रांजिशन वेसाइकल्स। ये वेसाइकल्स सिस फेस जो है हमारा, जो कि हमारा फॉर्मिंग फेस है कॉन्वेक्स वाला, उससे फ्यूज होता है। फिर ये गोल्गी के अंदर प्रोसेस होगा, मैच्योर होगा, मूव करेगा धीरे धीरे, प्रोसेस होगा, हमारा पैक होगा धीरे धीरे, कहाँ आएगा, टुवर्ड्स ट्रांसफेस, कॉन्केव फेस जो हमारा मैच्योर फेस है वहाँ पे आएगा, और वहाँ से ये गोल्गियन वैक्यूल बन के बाहर निकलेगा। आ रही बात समझ में ये। तो ये वेसाइकल्स आते हैं सिस फेस से फ्यूज होते हैं, मैच्योर फेस पे जाते हैं ये गोल्गी एपिटस पे। तो गोल्गी एपिटस क्लोजली एसोसिएटेड किससे, ER इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन एस्पेक्ट से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है ही, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से तो है ही, साथ में फंक्शनली भी उससे काफी क्लोजली रिलेटेड है। आ रही बात समझ में ये। अब नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम बनाता है, किस पे, ER के ऊपर बनाता है, वो कहाँ जाते हैं, पहले गोल्गी के पास जाएंगे, गोल्गी में प्रोसेस होंगे, पैक होंगे, फिर वो ट्रांसपोर्ट होंगे उनके स्पेसिफिक लोकेशंस पे, भले ही वो इंटरसेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर हो। आ रही बात समझ में ये, ठीक है। तो वो कहाँ से निकलेंगे, वो ट्रांसफेस से बाहर निकलते हैं। क्लियर है, सिस से अंदर आते हैं, ट्रांस से बाहर निकलते हैं। फिर गोल्गी एपिटस बहुत इंपॉर्टेंट साइड है एक चीज के लिए, किसके लिए, ग्लाइकोसाइलेशन के लिए। ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, या ग्लाइकोलिपिड्स के लिए। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। अगर उसको हम प्रोटीन के ऊपर जोड़ेंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, अगर उसको हम लिपिड पे जोड़ेंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। तो ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसकी, गोल्गी बॉडी। कौन करता है ये प्रोसेस, गोल्गी बॉडी परफॉर्म करती है प्रोसेस। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट जो रूट केप सेल होते हैं, आगे में मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ोगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी में, कि रूट पे होते हैं रूट केप सेल्स। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे, रूट पे होते हैं रूट केप, ठीक है। रूट इज कवर्ड बाय रूट केप एंड दिस रूट केप सेल्स आर हाईली रिच इन गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडी में काफी रिच होते हैं, क्योंकि क्या निकालते हैं, म्यूसिलेज, म्यूकस जो होता है वो सिक्रेट करते हैं रूट टिप से। इसलिए ये दिस आर हाईली रिच इन गोल्गी बॉडीज बिकॉज दे फॉर्म म्यूसिलेज पार्टिकल्स जो कि लुब्रिकेशन करते हैं किसका, रूट टिप का। फिर एक्रोसोमोस्पर्म जो है, एक्रोसोमोस्पर्म जो है वो क्या है, मॉडिफाइड गोल्गी एपिटस। एंड टू बी बेटर ऑप्शन क्या है इसका, लाइसोसोम, मॉडिफाइड लाइसोसोम बोल सकते हैं हम इसको। लाइसोसोम में आप जानते हैं किससे बनता है, गोल्गी बॉडी से, तो हम ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब साइटोकाइनेसिस होता है, जब सेल डिवाइड, मतलब क्या, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो आपको वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज ऑन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस कौन करता है, ये गोल्गी बॉडी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस पे टाइम पे कौन हेल्प करता है, हमारी गोल्गी बॉडी हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है, गोल्गी बॉडी हेल्प करती है। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या हुआ, एक्ट्रोसोम बनाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना, ग्लाइकोसाइलेशन करना, रूट के पे मिलते हैं। और मेजर फंक्शन क्या है, प्रोसेस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, भले वो इंट्रा करना है या एक्स्ट्रा सेलुलर। और जाते कहाँ से, सिस से लेके, सिस में आते हैं फ्रॉम ER और फिर वो ट्रांस तक जाते हैं और ट्रांस से बन के फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। आ रही बात समझ में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सिस्टर्न दिख रहे हैं आपको, ये दिस आर व्हाट, सिस्टर्नस। आ रही है समझ में, ये पूरा गोल्गी एपिटस का है। टू और आपको बड़ा डायग्राम देखो, ये सारे क्या है, ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सिस्टर्न हुए, सब क्या है, ये सिस्टर्न हुआ। ये दिख रहा आपको सिस स्पेस, सिस स्पेस कैसा है, कॉन्वेक्स दिख रहा आपको, ये कॉन्वेक्स है ये सिस स्पेस, इट इज कॉन्वेक्स इन नेचर सिस स्पेस। आ रही बात समझ में। ये क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स है, ये बीच में लुमेन्स है इसकी। और ये रहा हमारा ट्रांसफेस, कैसा है ये हमारा ट्रांसफेस, दिख रहा है कॉन्केव है ट्रांसफेस, ट्रांसफेस इज कॉन्केव, कैसा होता है ये, कॉन्केव। ये इससे आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स है। और ये क्या है, हमारी न्यूली फॉर्म्ड वेसाइकल्स है। तो कोई भी कंपोनेंट ER से आता है तो कहाँ आता है, पहले सिस स्पेस में, फिर वो ट्रैवल करता है थ्रू दिस, ER से यहाँ आएगा, फिर वो ट्रैवल करेगा इधर, और फिर ट्रांसफेस से यहाँ से बाहर निकलता है। आ रही बात समझ में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, गोल्गी एपिटस। आ रही बात समझ में कैसे काम करता है।
और ये बहुत मेजर है, इसके फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर पोटेंशियल एमसीक्यू, सारे के सारे जितने फंक्शन मैंने आपको सिखाए यहाँ पे अभी, ये सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन पे एमसीक्यू आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ये सीधे पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो यू नीड टू कंसिडर दिस पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंटली, ये पॉइंट बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। आ रही बात समझ में आपको? अरे क्लियर है ये? तो दिस इज व्हाट अबाउट गोल्गी ऑपरेटर्स। तो हमने दो चीज़ पढ़ी, ईआर पढ़ा और गोल्गी पढ़ा। हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के दो पार्ट पढ़ लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। आ रही बात समझ में मेरी है? अब मैं आपको और आगे ले जाता हूँ इसमें हल्का सा, हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको इसमें कुछ यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस, बट बहुत सारी फंगाई और प्रोटोजोन्स, इनमें गोल्गी ऑपरेटस नहीं मिलता है। फंगाई में यूनिसिस्टम मिलते हैं, सिर्फ एक ही सिस्टर्ना मिलता है, यूनिसिस्टर्नल होता है। मैं आपको बताया था यूकैरियोट्स में गोल्गी बॉडीज मिलती है, पर कुछ में नहीं मिलेगी, जैसे आरबीसी, सीव ट्यूब्स, इनमें नहीं मिलता है। आ रही बात समझ में? ये क्लियर है? प्लांट्स में क्या मिलते हैं? डिक्टायोजोम्स, स्कैटर्ड होते हैं क्योंकि वो, और फंगाई और प्रोटिस्टा में ऑप्शन हो सकते हैं, पर किसी किसी में मिल जाएंगे, ऐसा यूनिसिस्टर्न है। और प्रोकैरियोट्स में तो गोल्गी बॉडीज मिलते ही नहीं है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हमने तीन पार्ट कर लिए, कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस। तीसरा पार्ट अब मैं जो स्टार्ट करूंगा वो है, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, लाइजोसोम। क्या है? लाइजोसोम। अब हम देखते हैं लाइजोसोम के बारे में, आइए। बहुत ही सिंपल चीज है लाइजोसोम, इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग और टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी थिंग। देखो क्या होता है लाइजोसोम, टाइनी स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर है। बनते किससे? गोल्गी बॉडी से बनते हैं। किससे बनते हैं ये? गोल्गी बॉडी से। टाइनी होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सेक लाइक होते हैं। जैसे सिंपल टाइनी स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स जो साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। बनते किससे? ये आपको बताया मैंने अभी, गोल्गी बॉडी से बनते हैं। इसमें मिलता क्या आपको? इसमें मिलेगी आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक मतलब क्या? ऐसी एंजाइम जो फंक्शन कब करेगी? इन द प्रेजेंस ऑफ H+, प्रोटॉन आयंस, मतलब एसिडिक कंसंट्रेशन में, ये एसिडिक कंसंट्रेशन में काम करती है, ठीक है ना, एसिडिक एनवायरनमेंट में। क्लियर है? तो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है ये, एंड दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज, इन सब ये सारी एंजाइम्स मिलती हैं यहाँ पे। और ये सारी एंजाइम किस में काम करती है? एसिडिक मीडियम में काम करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इट इज ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक pH ओनली, वेयर इट इज एक्टिव एट द एसिडिक pH। ये एंजाइम किस में कैपेबल है? ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन्स को प्रोटीएस, लिपिड्स को लाइपेजेस, एंड न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियजेस, ठीक है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड के लिए लाइपेजेस, प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियसेस। आ रही बात समझ में आपको मेरी? तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है जो इनके पे काम करती है। क्लियर है? और ये सबको क्या चाहिए? एसिडिक कंडीशंस। क्या चाहिए? एसिडिक कंडीशंस, मतलब H+ आयन चाहिए। वो मेंटेन कैसे होता है? लाइजोम पंप करता है H+ आयन अंदर की तरफ। क्लियर है? फिर ये ऑर्गेनल दिखाता है पॉलीमॉर्फिज्म। आपको मैंने प्लियोमॉर्फिज्म दिखाया था। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एट डिफरेंट साइकिल्स, मतलब डिफरेंट टाइम पे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक ही साइकिल, एक ही टाइम पे मोर देन वन मॉर्फोलॉजी मिल रही है, इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड देयर कंटेंट्स, लाइजोम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइजोम बनता है। पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर उसके बाद रेसिडुअल लाइजोम आता है। क्लियर है? तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या करके। पहला है प्राइमरी लाइजोम, ठीक है ना। ये स्मॉल है, वेसिकल लाइक है, न्यूली फॉर्म लाइजोम होता है, बिल्कुल बनाया नया बना, जो गोल्गी एपरेटस से बनता है। स्मॉल है, वेसाइकल जैसा होता है और न्यूली फॉर्म्ड है। किसने बनाया है? गोल्गी एपरेटस ने अभी भी बनाया है इसको। क्लियर है? उसके ट्रांसफेज से अभी भी निकला है। और प्राइमरी लाइजोम में क्या होती है? इनएक्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स यहाँ पे कैसी है? इनएक्टिव है। कैसी है? इनएक्टिव एंजाइम्स है। क्लियर है? फिर ये प्राइमरी लाइजोम आगे क्या बनाता है? सेकेंडरी लाइजोम। इसको एक और नाम क्या बोलते हैं हम? हेट्रोफेगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। तो सेकेंडरी लाइजोम कैसे बनता है? सेकेंडरी लाइजोम कैसे बनता है आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये प्राइमरी लाइजोम है, ये क्या है? प्राइमरी लाइजोम है। ये क्या है? फेगोसोम है, जो सेल ने फेगोसाइटोसिस के अंदर लिया, अभी सीखा था हमने। इन दोनों मिलते हैं, ये बन जाता है फेगोसोम। क्या बन गया ये? फेगोसोम।
लाइजोसोम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सेकेंडरी लाइजोसोम। ठीक है, तो सेकेंडरी लाइजोसोम आर फॉर्म्ड व्हेन फेगोसोम फ्यूज विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमरी लाइजोसोम। सेकेंडरी लाइजोसोम कब बनेंगे, जब फेगोसोम फ्यूज करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमरी लाइजोसोम से। अभी मैंने आपको सिखाया। तो इसमें जो एंजाइम्स है वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट द मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। अब क्या होगा, देखो प्राइमरी लाइजोसोम था, एंजाइम इनएक्टिव था, फेगोसोम आया, फेगोसोम से दोनों मिले, दोनों ने क्या बनाया, सॉरी सेकेंडरी लाइजोसोम आया, प्राइमरी लाइजोसोम ने फेगोसोम से मिला, फेगोसोम से मिला और उन्होंने क्या बनाया, सेकेंडरी लाइजोसोम। क्या बनाया इन्होंने, सेकेंडरी लाइजोसोम। ठीक है ना, या डाइजेस्टिव वैक्यूल उसको हम बोलते हैं। और फिर उसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन। जितना पूरा डाइजेस्ट हो गया उसको वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। जैसे यहाँ जो जैसे बनाया है सेकेंडरी लाइजोसोम, जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया इसने। अब ये फाइनली क्या बन जाएगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। क्या बच गया, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया यहाँ पे। क्लियर है, इसको हम बोलेंगे रेसिड्यूअल लाइजोसोम। क्या बोलेंगे इसको हम, रेसिड्यूअल लाइजोसोम। तो रेसिड्यूअल लाइजोसोम क्या होता है, सेकेंडरी लाइजोसोम होता है। इसमें अनडाइजेस्ट सब्सटेंस होते हैं, ये आउटवर्डली पास करता है, कंटेंट में आता है किसके, प्लाज्मा लीमा के, और फिर से कंटेंट बाहर की तरफ करता है। ये आता है धीरे धीरे, जो आपको मैंने ई फेज सिखाया था। तो ये रेसिड्यूअल लाइजोसोम आएगा किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में, उससे फ्यूज करेगा और ई वेजिनेशन से उसको अपने कंटेंट को बाहर फेंक देगा। इसको हम ई फेजी या एक्सोसाइटोसिस भी बोलते हैं। क्लियर है, कुछ सेल्स में ये जो रेसिड्यूअल बॉडी है ये अपने कंटेंट निकालता ही नहीं है बाहर। तो इससे क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाएंगे सेल के अंदर और इससे होती है एजिंग। क्या होती है इससे, एजिंग। कहाँ मिलता है ये, लीवर सेल या मसल सेल में। अब देखो आप अपना वेस्ट बाहर नहीं निकालोगे तो वो इकट्ठा होगा, धीरे धीरे आपको टॉक्सिक करेगा, तो इससे वो सेल क्या हो जाएगा, एज करना शुरू हो जाएगा, एक टाइम आएगा वो मर जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लीवर सेल और मसल सेल। तो एक चीज़ ये, पॉलीनेफ्राइटिस में ऑकर, पॉलीनेफ्राइटिस क्या होता है, नेफ्राइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स या किडनी के इन्फेक्शन को बोलते हैं नेफ्राइटिस। तो जो पॉलीनेफ्राइटिस है ये क्या होता है, इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ईफेजी। आप ईफेजी कर नहीं पा रहा है, सेल्स में इकट्ठा हो रहा है एक्सक्रीटरी मटेरियल, टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो सेल विल डाई एंड इट विल लीड टू फेलियर ऑफ किडनी। तो पॉलीनेफ्राइटिस। ऐसे और भी डिजीज है जैसे आर्थराइटिक जॉइंट्स, गाउट, लंग फाइब्रोसिस, लंग में फाइब्रोसिस हो जाना। गाउट इज अ डिजीज जिसमें जॉइंट्स दुखते हैं। आर्थराइटिक मतलब आर्थराइटिक भी डिजीज होती है, इसमें जॉइंट्स क्या होते हैं, दुखते हैं। इट इज डिजीज इन्वॉल्विंग द जॉइंट्स। तो इन केस में भी ये एक फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर। क्लियर है, और बहुत सारी कंजनाइटल डिजीजेज हैं, अप टू 20 मान लो। एग्जाम्पल हंटर सिंड्रोम, नीमन पीक, फारवर्स, या आप आगे पढ़ोगे, जिसमें डिसऑर्डर क्या होता है, लाइजोम ईफेजी नहीं कर पा रहा है, बाहर अपने सब्सटेंस को सिक्रेट नहीं कर पा रहा है। तो दिस लाइजोमल डिसऑर्डर डिजीज। आ रही बात समझ में ही है। तो हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेसिडुअल, 3 लाइफ साइकिल मिलती है इसके अंदर। क्लियर है, अगला आता है ऑटोफेजिक। अगला क्या है, ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल क्या हुआ, जो अपने आप को ही खा जाए, जो अपने खुद के पार्ट को, अपने ही घर के ऑर्गन्स को डाइजेस्ट कर जाए, इसको बोलते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या ऑटोफेजिक लाइसोसोम। और ये कब होता है, मेनली इन स्ट्रेस। कब होगा ये, मेनली स्ट्रेस में। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स असल में क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम क्या होंगे, यूनियन करेंगे और एक ओल्ड डेड ऑर्गेनल को सराउंड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑटोलाइसिस या ऑटो डाइजेशन, खुद का ऑटोलाइसिस, ऑटो डाइजेशन करेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल वेग्स। मान लो स्ट्रेस में क्या हुआ, लाइसोम बर्स्ट हो गया, इंडस्ट्रियल लाइसोम गेट बर्स्ट, सारी एंजाइम कहाँ, सेल में, वो एंजाइम क्या करेगी, पूरे सेल को खा जाएगी। तो ये क्या हुआ, सुसाइड हो गई ना, ही तो सेल ने खुद को मार लिया। तो इनको हम सुसाइडल वेग्स भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो जो लार्वा है, जो धीरे धीरे विद टाइम अपना शेप चेंज करती है और एडल्ट में कन्वर्ट होती है, जैसे फ्रॉग का टेडपोल होता है स्टार्टिंग में और फिर कन्वर्ट होता है फ्रॉग में, तो वो कैसा होता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और ये कैसा होता है, बिकॉज ऑफ ऑटोलिसिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ रही बात समझ में। तो लाइसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइसोम। आ रही बात समझ में आपको मेरी है, वेरी गुड। सो देखो आगे चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये क्या है मेरा प्राइमरी लाइसोम, ठीक है। ये प्राइमरी लाइसोम ने, ये आया फेगोसोम, ये फेगोसोम आया यहाँ से, फेगोफो बना, फेगोसोम आया, ये दोनों मिले, ये फेगोसोम है मेरा और ये मेरा लाइसोम प्राइमरी जो था, ये दोनों मिले, इन्होंने बना लिया ऑटोफेगोसोम। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। अब यहाँ पे डाइजेशन होगा और बचा हुआ बनेगा, जो वेस्ट मटेरियल जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेसिडुअल। और ये है ऑटो लाइसोसोम, लाइसोसोम जाके खुद के ऑर्गन को खा रहा है,
तो क्या बोलेंगे इसको हम, ऑटोलाइजोसोम। आ रही बात समझ में, ये क्लियर है ये। दिस इज ऑल अबाउट लाइजोसोम। 4 तरह का होता है, क्या काम है, डाइजेशन काम होता है इसका, सेल का डाइजेशन रेगुलेट करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलती है, एसिडिक पीएच में होता है, गोल्गी बॉडी से बनता है, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और रेसिडुअल बनते हैं, इनसे बहुत डिजीज होती है। अगर ये बराबर काम नहीं करेगा तो बहुत सारी डिजीज में आपको पता ही कैसी कैसी हो सकती है, इससे क्लियर है, वी हैव डिस्कस देम। और ऑटोलाइफेकोसोम जो खुद के सेल को खा जाए, आ रही बात समझ में, खुद के डेड ऑर्गेनल्स को, इवन इसको सुसाइडल बैग भी हम इसी कारण बोलते हैं, बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल, इसको हम अपोप्टोसिस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है ना। ये आप बहुत आगे पढ़ोगे, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, पर अभी आपके लिए इतना बहुत है। आ रही बात समझ में ये। सो नेक्स्ट ऑर्गेनल हम देखेंगे वो है वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स, ठीक है ना। वैक्यूल्स पे आते हैं। वैक्यूल्स में आपको पता था क्या होता है, आप जब प्लांट एनिमल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वैक्यूल्स में आता है बीच में सेंट्रल लार्ज स्पेस होती है जिसमें स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स में, एनिमल में तो मिलते ही नहीं है ये, और मिलते हैं तो प्राइमरी होंगे, और अगर अलॉन्ग टू द अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ही मिलते हैं। आ रही बात समझ में ये। तो हम वैक्यूल्स के नाम थोड़ा सा देखते हैं, देखना। वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, जो कहाँ मिलती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ मिलती है ये, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलती है। वैक्यूल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, जो कहाँ मिल रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलती है ये। इसमें वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सैप इज मतलब वाटर विथ सम सॉल्ट, इसको बोलेंगे सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और वो दूसरे मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। इसका एक और नाम क्या है, सैप वैक्यूल। वी ऑल्सो टर्म इट एज सैप वैक्यूल्स, इसको हम सैप वैक्यूल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, प्लांट सेल्स में, आई एम सॉरी दिस इज प्लांट, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कितना बड़ा वैक्यूल, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल कितना बड़ा होता है, ये 90% उस पर्टिकुलर सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है। आ रही बात समझ में ये। और ये बाउंड होता है एक सिंगल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जिसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, टोनोप्लास्ट। इट इज बाउंडेड बाय अ सिंगल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टर्म्ड एज टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, टोनोप्लास्ट। अब इस मेम्ब्रेन से नंबर ऑफ आयंस ट्रांसफर सकते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल में आ सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पे भी होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे कंसंट्रेशन काफ़ी हायर होता है वैक्यूल में, और साइटोप्लाज्म में लोअर होता है, तो हमको ट्रांसफर कैसे करना पड़ रहा है, अगेंस्ट, तो इसमें एनर्जी लगती है। आ रही बात समझ में। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये अमोइमा में मिलता है। इट कैन चेंज शेप, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट इट्स शेप। ये किस में काम आता है, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। इसका काम क्या है, एक्सक्रीशन। ओके, समझ में आ रही बात। दूसरा फूड वैक्यूल, ये अमोइबा में मिल सकता है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में मिलता है, प्रोटिस्टा में। काम क्या है, फूड को इनगल्फ करना ताकि लाइसोसोम उस पर ऐड कर सके। तो ये प्रोटिस्ट में मिलता है और बहुत सारे सेल्स में फूड वैक्यूल्स बनते हैं बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। आपने पढ़ा होगा स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है ना। स्यूडो मेम्ब्रेन जो बनती है अमोइबा में, वो क्या करती है, इसको सराउंड कर लेती है और फूड को इनगल्फ करती है। आ रही बात समझ में। तो एक हो गया फूड वैक्यूल, एक हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगला है गैस वैक्यूल, इसको हम स्यूडो वैक्यूल्स ही बोलते हैं। ये मेम्ब्रेनलेस है, ये वैक्यूल्स मेम्ब्रेनलेस है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं मिलती, इसे स्यूडो वैक्यूल बोल रहे हैं इसको। कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। क्या काम है, बायोन्सी प्रोवाइड करना ताकि सरफेस से फ्लोट कर सके, तो प्रोवाइड बायोन्सी। क्लियर है। तो जो मेजर है हमारा पार्ट वो है सेप वैक्यूल। हम देख लेते हैं सेप वैक्यूल। ये रहा, दिख रहा है, ये बड़ा सा वैक्यूल बीच सेल में, अगर ये सेल है पूरा तो ये बड़ा सा वैक्यूल इसके बीच में पूरा का पूरा, और ये न्यूक्लियस को कहाँ भेज दिया इसने, पेरीफेरी में भेज दिया न्यूक्लियस को मैंने, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन है क्या है, टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल मेम्ब्रेन, और अंदर क्या भरा हुआ है, सेल सेप। क्या भरा हुआ है अंदर, ये सेल सेप भरा हुआ है। आ रही बात समझ में। ये वैक्यूल्स लार्ज या स्मॉल दोनों सकते हैं। इट कैन बी टेम्पररी, इट कैन बी परमानेंट। ये टेम्पररी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। सेल सेप में आपको स्टार्च मिल सकता है, वाटर, प्रोटीन्स, शुगर, सॉल्ट्स, लिपिड्स, ये कुछ भी मिल सकते हैं। एनी थ्री पॉसिबल। क्लियर है। ये न्यूट्रिएंट स्टोर करता है और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर सकता है। वाटर इन वैक्यूल प्रेसेस आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, ठीक है ना, ताकि वो टर्जर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ धक्का मारती है ताकि टर्जर प्रेशर रहे, ताकि वैक्यूल क्या हो, पूरा मेंटेन रहे। क्योंकि वैक्यूल का शेप मेंटेन रहेगा तो सेल का शेप भी मेंटेन रहेगा। तो प्लांट सेल में टर्जिडिटी प्रोवाइड करने में वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आ रही बात समझ में। तो दिस इज अप टू दिस। आज इसी लेक्चर में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। अगला हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट
करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ अपने नोट्स बराबर बनाइए, अपना काम अपडेट रखिए, ठीक है, और बराबर मेरे नोट्स को फॉलो करिए और अपने नोट्स में मार्कअप करते रहिए। जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ प्लीज़ काइंडली गो थ्रू दैट, ऑल्सो राइट इट डाउन एंड थैंक यू।